नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर है अबाउट यूएस मार्केट्स। तो यूएस के जो मार्केट्स है वो पिछले हफ्ते की रेट कट्स को शायद अभी भी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कल यूएस मार्केट्स ओपन हुए थे एक काफी पॉजिटिव नोट पर। अंदाज यही लगाया जा रहा है कि अभी भी फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट कट है उसी का असर जो है उनके मार्केट्स पर अभी भी पड़ रहा है। कल एक और इम्पोर्टेंट नंबर यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड सामने आया था, दैट वाज द पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग नंबर। तो वो 15 मंथ लो पर पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो हो सकता है मार्केट्स ये देख रहा हो कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर ज्यादा कम हो गया है तो शायद रेट कट्स और एग्रेसिव होंगे आने वाले महीनों में। तो इन्वेस्टर्स ने ये 15 मंथ लो जो है वो नोट किया कल जो पीएमआई एक्टिविटी आई थी उसके बाद। तो जो नंबर है पीएमआई का वो 47 हो गया है। अगर आप इस सेगमेंट को देखते हैं बहुत समय से तो आपको पता होगा कि 50 के नीचे जब कोई नंबर होता है, पीएमआई नंबर होता है, तो इट मींस कि जो एक्टिविटी है वो ज्यादा स्लोइंग फेज में है। 50 के ऊपर जब ये नंबर होता है तब इट इज इन अ गुड मोमेंटम। तो 47 का जो नंबर है ये पिछले महीने के नंबर से जो 47.9 था वहां से काफी घट चुका है। जो एस्टिमेट था डाउ जोन्स का मेनली वो 48.4 था, तो उसके मुकाबले 47 का नंबर काफी कम है। कॉन्ट्रास्ट में जो सर्विसेज का पीएमआई है वो ठीक ठाक दिख रहा है, वो 55.4 है, जो यूएस इकोनॉमी के हिसाब से काफी डिसेंट नंबर है उनके इकोनॉमी के लिए, एंड ये एक्सपेक्टेशंस को भी मैच करता हुआ नजर आया। तो जो फेडरल रिजर्व के रेट कट्स है इसके इसके रिलेटेड उनके कुछ पॉलिटिशियंस है यूएस इकोनॉमी के, यूएस गवर्नमेंट के। तो उन्होंने कुछ कमेंट्स में एक पॉलिटिशियन ये बताया कि जो दे हैव एक्सप्रेस्ड सपोर्ट, यानी उन्होंने कहा कि जो डिसीजन फेडरल रिजर्व ने लिया है वो सही लिया है बाय कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स बाय 0.5%। उनका यही कहना है कि इन्फ्लेशन पर प्रोग्रेस करना तो सही बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है उस पर भी नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो नॉर्मलाइज होगी सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्सपेक्टेशन है कि कब तक रेट कट्स के साइकिल्स नॉर्मलाइज होंगे उससे शायद और जल्दी ये रेट कट्स होंगे, ऐसा उनका कहना है। एक और पॉलिटिशियन ने यह भी कहा है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है करंटली यूएस इकोनॉमी में वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आने वाले इस साल में भी कुछ और रेट कट्स की जरूरत है, एंड वो होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ये ऑब्वियसली पिछले ही हफ्ते में एक रेट कट अनाउंस किया है फेडरल रिजर्व ने। तो आने वाले नेक्स्ट मंथ की जो मीटिंग होगी तब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि तब फेडरल रिजर्व कैसे प्रोसीड करता है, क्या वो 25 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से जाएंगे या फिर एक और 50 बेसिस पॉइंट्स की कट लेंगे। तो ये सारी चीजें हमें आगे देखनी होगी। अगली न्यूज है रिगार्डिंग यूरोपियन मार्केट्स, जहां पर मेनली जो लग्जरी स्टॉक्स है वो गिरते हुए नजर आए। एक प्रोलॉन्ग्ड डाउनटर्न है, यानी काफी समय से ये इसमें जो मंदी है इन स्टॉक्स में वो दिखाई दे रही है। तो सारे जो एनालिस्ट्स हैं उनका यही कहना है कि डिमांड आउटलुक जो है लग्जरी गुड्स के लिए वो बुरा नजर आ रहा है आने वाले साल में, स्पेशली हाई स्पेंडिंग चाइनीज कंज्यूमर्स जो है उनके हिसाब से। तो चाइना की इकोनॉमी के बारे में आप जानते होंगे, चाइना में करंटली ऐसी सिचुएशन है जहां पर सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है कि लोग ज्यादा पैसे स्पेंड करें, बट द इकोनॉमी इज नॉट स्पेंडिंग मच, तो लोग ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रहे। तो जो हायर स्पेंडिंग चाइनीज कंज्यूमर्स है वो भी यूरोपियन लग्जरी गुड्स पर ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रहे। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है ये सारे यूरोपियन कंट्रीज में। हुगो बॉस जो एक काफी मशहूर लग्जरी ब्रांड है, उनके स्टॉक कल 4% से गिरते हुए दिखे। बर्बेरी करके एक और कंपनी है, उनके भी स्टॉक्स 3% से गिरे। जो एक लग्जरी इंडेक्स है यूरोप में जो ट्रेड होता है वो इस साल ऑलरेडी 4% ईयर टू डेट गिर चुका है। तो ओवरऑल थिंग्स काफी ब्लीक दिख रहे हैं करंटली जो लग्जरी स्टॉक्स है यूरोप के मार्केट्स में। एंड 1% रेवेन्यू डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है कि यूरोपियन जो लग्जरी फर्म्स है उनका 2024 में होगा। एंड मैक्रो इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस तो ऑलरेडी है, पर ये स्पेंडिंग ना होने की वजह से ये एक और एडिशनल प्रॉब्लम दिख रही है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहली न्यूज है अबाउट स्लो डाउन इन द बिजनेस एक्टिविटी। तो इंडिया का भी पीएमआई आया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्लो डाउन नजर आ रहा है टू लोएस्ट लेवल्स इन 2024। तो जो स्लो डाउन है बिजनेस एक्टिविटी में वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर दोनों में दिखा है।
हालांकि स्लो डाउन काफी हल्का सा है, पर डिक्लाइन जरूर है ये इंडिया के प्राइवेट सेक्टर एक्सपांशन में इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो फ्लैश कंपोजिट पीएमआई आया है, जो नंबर आया है वो 59.3 है। अब चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी अच्छा नंबर होगा एंड ओवरऑल ये अच्छा ही नंबर है, पर 59.3 ये एक लो है कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। हम जो ये नंबर एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि पिछले ही महीने में ये 60.7 था, तो वहां से ये गिरता हुआ दिखा है। लेकिन डिक्लाइन के बाद भी ये जो पीएमआई है दैट हैज रिमेन्ड अबव द न्यूट्रल 50 का जो मार्क है, उसके ऊपर ये 38th कंसेक्यूटिव मंथ में रहा है। तो ग्रोथ तो नजर आ रही है, लेकिन पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है, यही ये डेटा बता रहा है। तो आउटपुट ग्रो हुआ है, न्यू ऑर्डर्स भी ग्रो हुए हैं, लेकिन स्लोअर रेट पे हुए हैं, वही कंक्लूजन रहा है इस डेटा से। एंड इन्फ्लेशन फ्रंट पे अगर देखें तो दोनों इनपुट कॉस्ट और आउटपुट प्राइसेस दोनों ही एक म्यूटेड यानी धीमे रेट से बढ़ते हुए दिखे हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने जो चार्जेस है वो अपने स्लोएस्ट पेस पर बढ़ाए हैं इन द लास्ट 2.5 years। तो ये सारी चीजों की वजह से जो पीएमआई है वो थोड़ा सा स्लोइंग इफेक्ट दिखाता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 50 मिलियन यानी 5 करोड़ का इन्वेस्टर मार्क जो है वो क्रॉस करने वाला है इन दिस मंथ ऑफ सितंबर। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो पिछले कुछ 3-4 सालों में काफी ज्यादा दिख रही है। तो ये जो एक्सपेक्टेड नेट एडिशन है ये एक्सीड होगा 10 मिलियन इन जस्ट 12 months। तो पिछले जो एडिशन हुए हैं वो काफी तेजी से हुए हैं। ग्रोथ मेनली इसी से ड्रिवन है कि इक्विटी मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नए न्यू फंड ऑफरिंग्स यानी एनएफओस भी काफी सारे आए हैं। जो प्रीवियस एडिशन था 10 मिलियन इन्वेस्टर्स का, उसमें 21 मंथ्स लगे थे, एंड जो ग्रोथ हुआ था फ्रॉम 2 करोड़ टू 4 करोड़, उसको 26 महीने लगे थे। तो अभी जो ग्रोथ आई है वो उससे थोड़ी तेज आई है। यूनिक इन्वेस्टर्स काउंट जो है वो पैन नंबर से जो जो है वो ट्रैक होता है, तो उससे ये पता लगा है कि सितंबर के मंथ में ये 5 करोड़ का मार्क जो है वो क्रॉस करने वाला है। कुछ मेजर म्यूचुअल फंड जैसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने ये नोट किया कि इन्वेस्टर्स अब देख रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज ग्रोथ थ्रू मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस जो है इंडिया की ग्रोथ में, ये शायद और इन्वेस्टर्स को ड्राइव कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। एंड एंटिसिपेशन है कि साइमल्टेनियस ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में एंड डीमैट अकाउंट्स में भी आगे होंगी, ऐसा मेरा एसेट ने भी यहाँ पर कहा। इंडिया के जो फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स है फ्रॉम चाइना वो 7 ईयर हाई हिट किए हैं फ्रॉम द अप्रैल टू अगस्त मंथ। तो ये इंडिया के स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है कि इंडिया को इतना इंपोर्ट्स पर रिलाय करना पड़ रहा है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 महीनों में ये 7 ईयर का हाई काउंट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। ओवरऑल फिनिश स्टील की जो इंपोर्ट्स है वो 3.7 मिलियन मेट्रिक टन का आंकड़ा हिट कर चुके हैं फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। एंड इंडिया यहाँ पर नेट इंपोर्टर ही रहा है। डिमांड स्टील के लिए काफी रोबस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स, ये दो सेक्टर्स है जहां से सबसे ज्यादा डिमांड स्टील की इस वक्त दिखाई दे रही है। 1.1 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश स्टील इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया है, जो 32% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। चाइना के अलावा इंडिया ने साउथ कोरिया, जापान, ये सारे देशों से भी वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील को इंपोर्ट किया है इस साल में। एंड फेडरल स्टील मिनिस्ट्री जो है वो कंसिडर कर रही है कि कुछ ट्रेड मेजर्स लगाया जाए, क्योंकि इंडिया के जो बहुत सारे स्टील मिल्स है वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इंपोर्ट्स पर आप कुछ ड्यूटीज या रोक लगाएंगे तो ही हमारी जो स्टील की इंडस्ट्री है वो प्रॉस्पर होगी। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस गिरे हैं अगस्त के मंथ में ड्यू टू सप्लाई डिमांड मिसमैच, एंड कुछ ऑफर्स जो है वो डिक्लाइन होते हुए नजर आए। लेकिन चैलेंजेस के बावजूद डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग नजर आ रही है इस वक्त स्टील के लिए। फिनिश स्टील कंजम्पशन जो है वो 7 ईयर हाई पहुंच गया है एट 60.3 मिलियन मेट्रिक टन्स, जो 14% ईयर ऑन ईयर लेवल पर बढ़ता हुआ दिखा है। इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है टू 60.9 मिलियन टन्स। हालांकि एक्सपोर्ट जो है फिनिश स्टील का जो एक्सपोर्ट है वो घट गया है इंडिया का, वो उसमें डिक्रीज दिखा है ऑफ 48.3% ईयर ऑन ईयर। तो क्लियर है कि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इस वक्त बहुत ज्यादा फ्यूल कर रहा है स्टील की डिमांड। एंड ये ऐसे सारे डेटा जो है वो आपको बता पाते हैं कि बाकी सारे इंडस्ट्रीज में किस तरह का डिमांड एटमॉस्फेयर करंटली चल रहा है। सेबी ने एक और रिपोर्ट निकाली है रिगार्डिंग एफ एंड ओ ट्रेडर्स। तो इस बार पता चला है कि 93% इंडिविजुअल एफ एंड ओ ट्रेडर्स ने लॉस किया है बिटवीन FY22 एंड FY24। ये काफी
चौंका देने वाले आंकड़े जरूर है, लेकिन ये और भी लॉसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। जब पिछली बार सेबी ने रिपोर्ट दिया था फॉर FY 22, तब अराउंड 89% इंडिविजुअल F&O ट्रेडर्स वर मेकिंग लॉसेस। अब ये आंकड़ा और बढ़ गया है। इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में, उन्होंने सफर किया है 1.8 लाख करोड़ का लॉस ओवर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। काफी बड़ा आंकड़ा है। एंड ये एक तरीके से चिंताजनक आंकड़ा है, बिकॉज F&O का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्लियरली डेटा यही बता रहा है कि इसमें जो लॉसेस है, जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। एंड ये डेटा क्लियरली सबके सामने ये चीजें यहाँ पर लेकर आ रहा है। सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैव मैनेज टू अर्न प्रॉफिट्स एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। दिस इज आफ्टर एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। तो काफी सिग्निफिकेंट स्टडी यहाँ पर किया है सेबी ने। सेबी के रिपोर्ट ने ये भी कॉन्ट्रास्ट देखा कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, ये सारे एज ए कैटेगरी प्रॉफिट मेकिंग रहे इन दी F&O सेगमेंट। इन्होंने लगभग 33,000 करोड़ एंड 28,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली का प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पर किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स जो लार्जर एंटिटीज ने अर्न किए हैं, वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से ही हुए हैं। 97% प्रॉफिट्स जो एफपीआईज ने कमाए हैं इन दी F&O सेगमेंट, वो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। एंड 96% प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के जो प्रॉफिट्स आए हैं, वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से ही आए हैं। तो जब इंडिविजुअल्स या फिर रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली एल्गोरिथम्स के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली उनके खिलाफ जीतना ओवर अ लॉन्गर टर्म, ये काफी मुश्किल चीज है। एंड डेटा भी अब ये बता रहा है। फर्दर, इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने F&O सेगमेंट में पैसा तो नहीं बनाया, पर ऑन एन एवरेज 26,000 रुपीज पर पर्सन का F&O ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर किया है इन FY 24। तो जैसा मैंने कहा, काफी चिंताजनक ये सारे आंकड़े हैं। एंड इंडिविजुअल ट्रेडर्स को फिर से कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, फिर से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि ऐसे सेगमेंट्स में ओवर अ लॉन्गर टर्म पैसा बनाना कितना मुश्किल है। एंड क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि F&O या फिर ट्रेडिंग, ये सारी चीजों को एक्सपर्ट की नजरों से देखना चाहिए। इस पर फुल टाइम डेडिकेशन देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर ये सारी चीजों से ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, अपने जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं। सो क्लियरली डेटा बता रहा है कि ओवर अ लॉन्गर टर्म इसमें पैसा नहीं बन पा रहा है इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर्स का। स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक, स्टॉक वाइज कुछ न्यूज अब कवर करते हैं। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 87,000 करोड़ पंप इन किए हैं इंडिया के इक्विटी मार्केट्स में इन द सितंबर क्वार्टर। ये सबसे ज्यादा है सिंस जून 23 क्वार्टर। तो ये क्वार्टर एफपीआई इनफ्लोस के हिसाब से काफी अच्छा रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। जो मेनली पैसा आ रहा है इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो इसी पर है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उनको बेटर नजर आ रहे हैं करंटली इंडियन मार्केट्स में। इंडिया का जो इक्विटीज या फिर डेट कैटेगरीज है, इसका ग्लोबल इंडाइसेस में वेटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उस वजह से भी बहुत सारा इन्फ्लो आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट्स करंटली बहुत तेजी में है, तो ऐसे में बहुत सारा पैसा एफपीआई का आईपीओ के थ्रू भी इंडियन मार्केट्स में करंटली आता हुआ दिख रहा है। एफपीआई के जो इन्फ्लोज है, वो पहले 2 क्वार्टर्स के लिए डिक्लाइन हुए थे अगर हम कैलेंडर ईयर 2024 की बात करें। लेकिन ये क्वार्टर एफपीआई इन्फ्लोज के लिए काफी बेहतर रहा है। मार्च 24 में एफपीआई नेट बायर्स थे एट अराउंड 8,700 करोड़, पर नेट सेलर रहे फॉर द जून क्वार्टर। तो म्यूटेड फ्लोज जो दिखे थे, वो इसी पर थे कि इंडिया का पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक्सपेक्टेड था, तो उसकी कुछ अनसर्टन चीजें थी। अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन आउटकम्स की वजह से एफपीआई थोड़ा सा दूर रहना ही पसंद कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें अब निगेट होती हुई दिख रही है इन दिस सितंबर क्वार्टर। लोअर फ्लोज के बाद भी एफपीआई सिग्निफिकेंट बायर्स रहे हैं प्राइमरी मार्केट्स में। उन्होंने लगभग 13,000 करोड़ इन्वेस्ट किए इन मार्च 24 एंड 22,000 इन द फॉलोइंग 3 मंथ्स। आईपीओ मार्केट्स इंडिया के काफी रोबस्ट रहे हैं। 50 फर्म्स ने अराउंड 53,000 करोड़ रेज किए हैं थ्रू आईपीओ बाय द एंड ऑफ अगस्त 24। तो इसमें भी काफी बड़ा पैसा एफपीआई का आया है। एंड ऑब्वियसली आगे भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लोज आता ही रहेगा। डायग्नोस्टिक जो सेगमेंट है, डायग्नोस्टिक मार्केट्स है, उससे रिलेटेड एक न्यूज ये है कि प्राइस हाइक्स की वजह से सारे डायग्नोस्टिक लैब्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे। तो अराउंड 3 से 6% का जो है प्राइस हाइक्स मेजर डायग्नोस्टिक लैब्स ने पिछले 1 साल में लिया है। अब ऐसी सिचुएशन है जहां पर ऑनलाइन
प्लेयर्स की जो कंपटीशन है वो कम होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे बहुत सारे लैब्स ने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की, बहुत सारे डीप डिस्काउंट ई कॉमर्स बेस्ड ऑनलाइन बेस्ड लैब्स कोविड के दौरान इस मार्केट में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनसे कंपटीशन कम हो गया है। वैसे ओवर अ लॉन्गर टर्म ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो इजी है क्रैक करने को, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नेटवर्क या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, आपका जो एफिशिएंसी है वो लाना मुश्किल है। ये डिसरप्ट करने जैसा मॉडल नहीं है अनलेस आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो। प्राइस इंक्रीज के बाद भी थोड़ी बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से अभी भी थोड़ा सा प्रेशर है, इसलिए बहुत ज्यादा प्राइस हाइक्स जो करंट प्लेयर्स है वो नहीं ले रहे हैं। मेट्रोपोलिस ने फॉर एग्जांपल अपने प्राइसेस रेज किए थे बाय 5 to 6%, जो 2024 के स्टार्ट में हुए थे। डॉक्टर लाल ने भी अपने प्राइसेस इंक्रीज किए थे, हालांकि उसको 1.5 साल हो गया है, लेकिन डॉक्टर लाल ने ये कहा है कि वो नियर फ्यूचर में प्राइस हाइक्स लेने की बात अभी करंटली सोच नहीं रहे हैं। मेट्रोपोलिस का ये कहना है कि वो सोच सकते हैं ऑफ इंक्रीजिंग दी प्राइसेस ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 months। ये सारी चीजों की वजह से पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये सारे डायग्नोस्टिक लैब्स के जो मार्जिन है वो बेहतर रहे हैं। प्राइस हाइक्स उसका एक की रीजन है, एंड इसी वजह से उनके मार्जिन करंटली बेहतर नजर आ रहे हैं। फ्यूचर स्ट्रेटजीज जो है वो इसी पर रिव्यू होंगे कि मार्केट कंडीशंस कैसे हैं। ऐसा मेजर डायग्नोस्टिक लैब्स लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड मेट्रोपोलिस दोनों ने यही कहा है। ट्रेडिशनल लैब्स अभी भी डोमिनेंट है फॉर कॉम्प्लेक्स टेस्ट्स, तो ये अभी भी एक ऐसा मार्केट है जो पेनिट्रेट करना बाकी है। अभी भी ऑलमोस्ट 85% का जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास ही है इन द डायग्नोस्टिक सेगमेंट। तो अभी भी यहाँ पर डिसरप्शन होना बाकी है। ऑर्गेनाइज्ड जो लैब्स है वो ज्यादा मार्केट शेयर ले रही है, लेकिन देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। एम्बर एंटरप्राइजेस के स्टॉक ने एक नया पीक हिट कर दिया है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक। तो इससे रिलेटेड एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। एम्बर एंटरप्राइजेस वो कंपनी है जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, मेनली एसी का सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये प्लेयर है। काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ही हम महसूस कर पा रहे हैं कुछ पिछले कुछ क्वार्टर से। तो ओवरऑल सेक्टर ही काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। आने वाली डिमांड जो है वो भी काफी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी अच्छी ही रहेगी। नए कस्टमर्स आ रहे हैं, नए सेगमेंट्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है इवन बाय द गवर्नमेंट। तो सारे एनालिस्ट का यही एंटिसिपेशन है कि ईएमएस कंपनीज जो है वो सारे चैलेंजेस ओवरकम कर पा रही है इस समय, एंड अपना मार्जिन प्रोफाइल भी कहीं ना कहीं मेंटेन कर पा रही है। एम्बर की अगर बात करें तो मार्जिन उनके रिकवर हुए थे बाय अराउंड 130 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, पिछला जो रिजल्ट आया था उसके मुताबिक। EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि और एक्सपांड होंगे बाय FY 26। तो इसी के चलते ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने इसको अपग्रेड किया था। कंपनी जो है एम्बर एंटरप्राइजेस वो अब बाकी चीजों में भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। इनका मेनली रेवेन्यू एयर कंडीशनर से ही आता है, पर ये बाकी चीजों में कंज्यूमर ईएमएस या फिर रेलवे सबसिस्टम्स, डिफेंस, ये सारी चीजों में भी ज्यादा अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है ऑफ 10,000 crores, एंड ये आ सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में, एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स जो कल मार्केट में दिखी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 100% सब्सिडरी है एनटीपीसी की, एंड काफी देर से अवेटेड ये आईपीओ है कि कब ये आईपीओ आएगा। तो ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले 1-2 महीनों में ये आईपीओ आ ही जाएगा। ये जो पूरा आईपीओ है 10,000 crores का पब्लिक इश्यू है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ होगा इंडिया का इन 2024। एंड इसमें अलग बात यह है कि पूरा का पूरा इशू जो है वो फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है यहाँ पर। तो शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ये अच्छी चीज होती है, बिकॉज कई बार प्रोमोटर्स खुद अपने शेयर्स जो है वो आईपीओ में बेचता है, तो दैट डज नॉट लुक गुड फ्रॉम द शेयर होल्डर परस्पेक्टिव। एनटीपीसी के जो शेयर होल्डर्स है वो एज ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑफ द आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उनके लिए एक कोटा यहाँ पर रिजर्व रहेगा जो 10% ऑफ द टोटल इशू होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है वो एक की स्टेप है। एनटीपीसी का जो ग्रीन गोल है उसको अचीव करने के लिए 60 गीगावाट्स का उनका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का गोल है बाय FY 32। करंटली कंपनी के पास 24 गीगावाट्स है ऑफ द कैपेसिटी अपनी पाइपलाइन में है, एंड वो सोलर एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन ये सारे फील्ड्स में काफी तेजी से एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। एनालिस्ट का ओवरऑल यही बिलीफ है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की वजह से
काफी सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए। एंड जो उनके प्लान्स है, जो पैसा जो 10,000 करोड़ जो रेज होगा, वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो अपने ही प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ये सारे इनिशिएटिव्स के लिए यूज करने वाला है। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। एक फाइनल सेक्शन हमेशा की तरह हम रखते हैं, बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज यहाँ पर दुनिया के, एक कह सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर की बात होगी, यहाँ पर लियोनेल मेस्सी की बात होगी। तो लियोनेल मेस्सी की वजह से यूएस फुटबॉल क्लब्स के वैल्यूएशंस कैसे, उनकी किस्मत कैसे बदल गई, कैसे बहुत अच्छे दिन वहां पर आने लगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ साल पहले, एक दो साल पहले, लियोनेल मेस्सी का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम अ क्लब कॉल्ड पीएसजी, जो फ्रांस का एक क्लब है, वहां से वो यूएस आए सॉकर खेलने के लिए फॉर अ क्लब कॉल्ड इंटर मायामी। तो इसके बाद नॉट जस्ट इंटर मायामी बट सारे ही यूएस के जो फुटबॉल क्लब्स है उनकी किस्मत किस तरह से बदली, आप देखिए कि सबसे पहले तो इंटर मायामी के खुद के क्लब की बात करते, तो उनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फोर फोल्ड हो चुका है टू $200 मिलियन। जो रिसेंट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है वो $200 मिलियन का आने वाला एक्सपेक्टेड है। तो मेसी की वजह से क्या चेंज हुआ? एक तो मर्चेंडाइज सेल्स जो है एक फुटबॉल क्लब की, वो काफी मेजर इनकम होती है उनके लिए, तो वहां से जो सेल्स है वो बढ़ने लगे क्योंकि लोगों को मेसी का टी शर्ट चाहिए था। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स बढ़ने लगे क्योंकि स्पॉन्सर्स को ये दिख रहा है कि अब मेसी इस क्लब से एसोसिएटेड है, तो इस क्लब को और पैसे देना सेंस बनता है। तो फैंस के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। एंड जो उनके होम गेम्स है वहां पर ऑलमोस्ट हर एक मैच में जो है वो फुल हाउस देखा गया है। जो मेस्सी का पिंक कलर का इंटर मायामी का जर्सी है वो वर्ल्ड का टॉप सेलर जर्सी बन गया है इस समय। एंड इसका इम्पैक्ट सिर्फ मायामी के बियॉन्ड है। जो यूएस की जो सॉकर लीग है जिसे एमएलएस कहते हैं, मेजर सॉकर लीग, ऐसा कहा जा रहा है कि सारे क्लब्स को अगर कंबाइन करें तो सबकी जो वैल्यूएशन है वो $3.2 बिलियन से बढ़ चुकी है जब से मेसी का ट्रांसफर यूएस के फुटबॉल लीग में हुआ है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बेसिस पर भी एक प्लेयर का इफेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, इसका हमें अंदाजा यहाँ पर लग रहा है। मेसी इफेक्ट को अभी भी और ये और भी बढ़ सकता है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक मेजर रोड ब्लॉक ये है कि मेसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है 2025 सीजन के एंड में एक्सपायर होता है। एंड उनका एज ऑलरेडी 37 है, सो दिस इज ऑलरेडी पास्ट द प्राइम ऑफ अ फुटबॉल एज, जहां पर जो प्लेयर्स जो है वो जनरली रिटायर होते हैं। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। एंड अगर नहीं करेंगे तो ये सारे क्लब्स के इनकम एंड उनके वैल्यूएशन रिलेटेड जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, ये एक लटकती तलवार ये सारे क्लब्स के ऊपर करंटली है। तो ये सारे क्लब्स, नॉट जस्ट इंटर मायामी उनका खुद का क्लब, बट बाकी क्लब भी ये चाहेंगे कि मेस्सी एमएलएस में आगे भी खेलते रहे। तो यही एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया के साथ हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया हो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।